हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता हिंदी के लिए और एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों, आप हमारे प्रैक्टिस सेट की क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि विशेष हिंदी की क्लास के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट की क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको हमारी क्लासें लगातार देखने को मिलने वाली हैं और बहुत ही कम इसमें जो है फ़ीस रखी गई है। आप देख सकते हैं ज्वाइन सेक्शन में जाके। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक सारे नोटिफिकेशन समय पर पहुँचे और सारी क्लासेज आप तक लगातार पहुँचती रहें, तो इसके लिए सेक्शन ज्वाइन करना ज़रूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं दोस्तों, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम यहाँ पर अमाउंट रखा गया है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, ही निर्गुण नयन ही सगुन रसना राम सुनाम पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों, ही निर्गुण नयन ही सगुन रसना ना राम सुनाम, ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है कृष्णदास, तुलसीदास, परमानंद दास या नंददास। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं दोस्तों, हिय निर्गुण नयन ही सगुन रसना राम सुनाम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पंक्ति में तुलसीदास ने दोस्तों राम के गुणगान किया है और राम के जो अम, सुंदरता का वर्णन किया गया है और उनके गुणों को प्रदर्शित किया गया है। तो तुलसीदास की ये रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों वह हैं श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। तो ये पंक्तियां दोस्तों हैं श्रीधर पाठक की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व क्या है? तो जो निर्गुण भक्ति है दोस्तों उसका पंचम तत्व क्या है? ऑप्शन है सहज साधना, भाव साधना, गुह्य साधना या कर्म साधना। तो निर्गुण भक्ति के जो पंचम तत्व है दोस्तों वो है सहज साधना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक नाटक क्या है? तो वृंदावन लाल वर्मा का जो ऐतिहासिक नाटक है कौन सा है? ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, पन्ना, स्कंदगुप्त और सेनापति उदल। तो दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा का जो ऐतिहासिक नाटक है दोस्तों वो है सेनापति उदल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप भी अपने क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों अपने हिसाब से, और उसके बाद फिर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हम आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी की जो कहानी है इंदुमती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है हंस, इंदु, सरस्वती या जमाना। तो किशोरी लाल गोस्वामी की जो कहानी है इंदुमती, ये पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी दोस्तों सरस्वती नामक पत्रिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अधिकांश आप लोगों को सबको ये आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास काजर की कोठरी किस युग में प्रकाशित हुआ था?
तो जो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है दोस्तों काजर की कोठरी, ये किस युग में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग। तो ये जो काजर की कोठरी जो प्रकाशित हुई थी दोस्तों, ये हुई थी द्विवेदी युग में। ठीक है, द्विवेदी युग में ये प्रकाशित हुई थी और ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है काजर की कोठरी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरभि पीड़ित मधुपो के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, यह पंक्ति पंत की किस कविता की है? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपके पास परिवर्तन, नौका विहार, मौन निमंत्रण या एक तारा। तो दोस्तों यहाँ पर सुरभि पीड़ित मधुपो के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, ये पंक्ति जो है ली गई है मौन निमंत्रण नामक कविता से। तो मौन निमंत्रण नामक कविता से ली गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन बिंबों का नाटक है, तो लहरों के राजहंस किस प्रकार का नाटक है? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपने प्रीवियस क्लासों में नहीं देखे होंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और इसी प्रकार के प्रश्न अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन जो बिंबों का नाटक है, तो लहरों के राजहंस किस प्रकार का नाटक है? ऑप्शन है प्रतीक, फंतासी, अलंकार या नवगीत। तो दोस्तों लहरों के राजहंस जो नाटक है दोस्तों, ये है प्रतीक नाटक है। किस प्रकार का नाटक है? ये प्रतीक नाटक है दोस्तों। और जबकि मोहन राकेश के जो रचना है आषाढ़ का एक दिन, वो बिंबों का नाटक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद किसका प्रतीक है? तो अमृतलाल नागर के जो बूंद और समुद्र उपन्यास है दोस्तों, इसमें बूंद किसका प्रतीक है? ऑप्शन है कामना का, हृदय का, व्यक्ति का या बुद्धि का। तो दोस्तों जो बूंद है इसमें वो किसका प्रतीक है? वो है आपका व्यक्ति का। किसका प्रतीक है? बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बांगरू बोली जाटू के अतिरिक्त किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बांगरू बोली को जाटू नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और इसके अतिरिक्त भी इसका नाम किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हरियाणी, बघेली, कन्नौजी या बिहारी। तो दोस्तों बांगरू बोली जो है ये जाटू के अतिरिक्त हरियाणवी बोली के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघर्षी ध्वनियाँ क्या कहलाती थी? तो जो संघर्षी ध्वनियाँ थी वो क्या कहलाती? तो ऑप्शन है उत्क्षिप्त, लुंठित, पार्श्विक या ऊष्म। तो जो संघर्षी ध्वनियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? ये कहलाती हैं आपकी ऊष्म ध्वनियाँ। क्या कहलाती हैं? जिनको हम संघर्षी ध्वनियाँ कहते हैं दोस्तों, यही ऊष्म ध्वनियाँ भी कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ध्वनि की प्रतिष्ठा एवं उसकी परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ध्वनि की प्रतिष्ठा और उसकी परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है शंकुक, आनंद वर्धन, भटनायक या अभिनव गुप्त। तो ध्वनि की प्रतिष्ठा और उसकी परंपरा के प्रवर्तन का जो श्रेय प्राप्त है दोस्तों, वो है आनंद वर्धन को। तो आनंद वर्धन जो है ध्वनि की प्रतिष्ठा और परंपरा के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, उत्पत्ति और पुष्टि और प्रंतति किसकी प्रक्रियाएं हैं? तो उत्पत्ति, पुष्टि और प्रंतति किसकी प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन है जिज्ञासा, भ्रम, भास उत्पत्ति या रस निष्पत्ति।
तो दोस्तों ये जो है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि रस निष्पत्ति पर आधारित है ये। तो उत्पत्ति, पुष्टि और प्रंतति जो है ये प्रक्रियाएं जो हैं रस निष्पत्ति पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? तो भारतेंदु युग का जो साहित्य है दोस्तों वो हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य के तौर पर जाना जाता है। ये कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, नगेंद्र या कुंवर नारायण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग के साहित्य हिंदी भाषी जनता का जो जाति साहित्य है ये कथन किस आलोचक का है? यह है रामविलास शर्मा का। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह किस कवि का है? एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह किस कवि का है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, राजेश जोशी, चंद्रकांत देवताले और त्रिलोचन। तो दोस्तों एक पतंग अनंत में काव्य जो संग्रह है ये किस कवि का है? तो ये संग्रह है दोस्तों अशोक वाजपेयी का। किसका है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह चित्रा मुग्दल का नहीं है? तो चित्रा मुग्दल की कहानी कौन सी नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है जहर ठहरा हुआ, या लाक्षागृह, या जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, या तीसरी हथेली। तो दोस्तों इसमें से जो तीन कहानियां हैं वो चित्रा मुग्दल की हैं, लेकिन एक जो है चित्रा मुग्दल की नहीं है, वो हमें बतानी है। तो अगर इसका देखें तो दोस्तों जहर ठहरा हुआ ये भी चित्रा मुग्दल का है, लाक्षागृह भी चित्रा मुग्दल का है, इसके अलावा जगदम्बा बाबू आ रहे हैं ये भी मुग्दल का ही है, और जबकि तीसरी हथेली ये मुग्दल की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका आंसर गलत होगा तो हम आपको ज़रूर उसमें हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो तीसरी हथेली जो है किसकी रचना है ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के भाग 17 के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 17 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 344, 351, 349 या 346। तो दोस्तों ये जो निर्देश दिए गए हैं दोस्तों अनुच्छेद 351 के अंतर्गत दिए गए हैं कि हिंदी जो है हिंदी भाषा के विकास के जो निर्देश हैं संविधान के 17 भाग में, तो ये है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास का इसमें चर्चा की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी किसकी रचना है? ऑप्शन है भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क या जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों लक्ष्मी का स्वागत नामक जो एकांकी है उसके लेखक कौन है? आप अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है दोस्तों इनकी एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, घनारंग दुबे का कृष्ण रामायण काव्य किस भाषा में रचित है? तो घनारंग दुबे का जो रचना है दोस्तों उनके काव्य है कृष्ण रामायण, ये किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, पाली या ब्रज भाषा। तो दोस्तों जो घनारंग दुबे का जो कृष्ण नारायण नामक काव्य है ये जो रचित है दोस्तों ये है आपकी ब्रज भाषा के अंतर्गत, ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं? तो भारतीय सूफी जो किस संप्रदाय से हैं? ऑप्शन है बेसरा संप्रदाय, या सतारी संप्रदाय, या
चिश्ती संप्रदाय या कादरी संप्रदाय। तो जो भारतीय सूफी हैं दोस्तों, ये मुख्यतः के संप्रदाय हैं, ये हैं बेसरा संप्रदाय से। किससे संबंधित हैं? ये हैं दोस्तों बेसरा संप्रदाय से संबंधित हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर ली होगी। जो भी अभ्यर्थी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको हम लगातार प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आपके प्रिपरेशन को मजबूती करने के लिए लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट हमारी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो अभ्यर्थी जो है लॉन्ग क्लास से लेना चाहते हैं वो हमारे हिंदी प्रवक्ता विशेष वाला सेक्शन जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर लगातार क्लास आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काल क्रमानुसार जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ये जो कहानियाँ दी गई हैं, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और प्रतिध्वनि, ये चार के चार जयशंकर प्रसाद की ही कहानियाँ हैं और इनका जो है सही कालक्रम हमको व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम के हिसाब से देखें दोस्तों, सबसे पहले प्रतिध्वनि है, उसके बाद आकाशदीप है, फिर है आंधी और फिर है दोस्तों इंद्रजाल। तो ये जो है इसका सही कालक्रम है जयशंकर प्रसाद का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर अगर उपन्यासों का सही क्रम देखें, ऑप्शन है अपने अपने चेहरे, कठगुलाम, कथा सतीसर या झूला नट। तो ये चारों को जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही व्यवस्थापन है दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो झूला नट सबसे पहले है। तो झूला नट सबसे पहले बी वाला ऑप्शन में है। उसके बाद कठ गुलाम है, फिर अपने अपने चेहरे, फिर है कथा सतीशर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। काल क्रमानुसार विश्व हिंदी सम्मेलनों का संगत वर्ग है। तो अगर कालक्रम के अनुसार विश्व हिंदी सम्मेलन का संगत वर्ग देखें, ऑप्शन मॉरिसन, लंदन, सूरीनाम या न्यूयॉर्क। तो कालक्रम के अनुसार अगर देखें विश्व हिंदी सम्मेलन का संगत जो वर्ग है दोस्तों, वो कौन सा सही है? वो यही है, यानी ये मॉरिसम, सबसे पहले मॉरिशस, फिर उसके बाद लंदन, फिर है सूरीनाम, फिर है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन लगातार इसी आधार पर हुए हैं। सबसे पहले मॉरिशस में हुआ है, फिर लंदन में हुआ है, फिर सूरीनाम में हुआ है, फिर न्यूयॉर्क के अंतर्गत हिंदी सम्मेलन हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्न की पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो अगर प्रकाशन के हिसाब से देखें दोस्तों, ऑप्शन है प्रतीक, विशाल भारत, समालोचन, समालोचक और बाला बोधिनी। तो दोस्तों इनके जो प्रकाशन के आधार पर इन पत्रिकाओं का जो सही क्रम है वो है आपका बाला बोधनी सबसे पहले है दोस्तों, और बाला बोधनी के बाद समालोचन, फिर हुआ विशाल भारत, फिर है प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब की बार के जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपको बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये कालक्रम के क्वेश्चन बहुत सारे फंसने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ज़रूर नोट करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन आपको भी हमारे अकॉर्डिंग क्लास में चलना होगा। आपको लगातार क्लासेस लेते रहनी है, और साथ ही दोस्तों जो वीडियो आपको जो है जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके क्लासेस को आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, और जहाँ पर दिक्कत आती है वहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको करनी होंगी, आपकी तैयारी ज़रूर अच्छी हो जाएगी। और जो अभ्यर्थी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर चैनल को चूक जाएंगे तो आपकी तैयारी फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर राम स्वरूप चतुर्वेदी के आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम देखें, तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी गद्य के अंतर्गत दिया गया है, और इसका अगर हम सही उत्तर की ओर बढ़ें तो ये है दोस्तों इसका सही उत्तर, सर्जन भाषिक और भाषिक रचना, सर्जन और भाषिक रचना संरचना
इतिहास और आलोचनात्मक दृष्टि, और इसके अलावा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसके अलावा है हिंदी गद्य विन्यास और विकास। तो ये दोस्तों जो है इसका सही कालक्रम के अनुसार है। तो अब एक क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप नोट जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पर फंस जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। काल क्रमानुसार निराला की काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है आराधना, अर्चना, वेला या सांध्य काकली। तो इसको कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करें तो क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, हम उस पर सीधे सीधे चर्चा करते हैं। इसका सही आंसर है सबसे पहले काव्य कृतियों में बेला, उसके बाद अर्चना, फिर आराधना, फिर है सांध्य काकली। सांध्य काकली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में। प्रकाशन वर्ष के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम है। तो ये 4 के 4 वृंदावन लाल वर्मा के संगम, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी या टूटे कांटे। तो दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा के जो उपन्यासों का सही क्रम क्या है, ये हमको बताना है दोस्तों। तो यही इसका सही क्रम भी है। संगम सबसे पहले है, कुंडली चक्र दूसरे नंबर पर आती है, फिर विराटा की पद्मिनी ये जो है तीसरा है, और चौथा है टूटे कांटे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अब बात करते हैं दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल की जो है जो नाटक है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऑप्शन सूर्यमुख, अंधाई, कुआं, रात रानी या कर्फ्यू। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे पहले कौन सा इसमें रचित है ये हमें बताना है। तो इसमें अंधा कुआं सबसे पहले है, उसके बाद रात रानी दूसरे नंबर पे है, फिर सूर्यमुख तीसरे नंबर पे है, फिर है कर्फ्यू। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं और इनका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है वे दिन, आधा गांव, चित्रलेखा, गुनाहों का देवता। तो दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यासों का सही क्रम है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो रहा है, क्योंकि चित्रलेखा सबसे पहली रचना है, फिर गुनाहों का देवता है, फिर है वे दिन और फिर है आधा गांव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, और यह इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को ज्वाइन सेक्शन में जाके ज्वाइन जरूर कर लें, प्रैक्टिस सेट कर की क्लास हमारी ज्वाइन कर लें, और आपको लगातार क्लासेज हमारे ओर से देखने को मिलती रहेंगी। आपके बेहतरीन तैयारी के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और लगातार आपको क्लास देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविता संकलनों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन है गवाह, इन पौरुषपूर्ण समय में, कविता में औरत, और अगला है सांकलों में कैद क्षितिज। तो ये कविता संकलनों का सही क्रम क्या है ये हमको बताना है दोस्तों। तो अगर इसके सही आंसर की ओर बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले नंबर पे है वह है सांकलों में कैद क्षितिज। तो दोस्तों ये सबसे पहला है, उसके बाद फिर गवाह है, फिर है इस पौरुषपूर्ण समय में, और फिर है कविता में औरत। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं इसी प्रकार के लगातार कंटेंट जो आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इस क्लास को स्किप करके मिस करेंगे वो अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम में दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।